हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मौर्य साम्राज्य की भी स्पेशली हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ेंगे। वे सभी स्टूडेंट्स जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, या फिर किसी भी कोर्स के बीए के, एमए की, लेकिन वह मौर्य साम्राज्य को पढ़ रहे हैं, मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य ध्यान रखना है आप सभी को। इसके संस्थापक जो है वो कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कब इन्होंने स्थापना करी थी? तो ध्यान रखना है 321 बीसी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, और ये माना जाता है कि उन्होंने नंद राजाओं को हराकर मौर्य वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। उसके बाद में उनके जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य को उनके पुत्र जो है बिंदुसार, और उनके आगे उनके पुत्र यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे जिनका नाम अशोक है, उन्होंने क्या किया? इस साम्राज्य को और ऊंचाइयों तक फैलाया। अशोक के बारे में दो बातें कही जाती है। अशोक को सम्राट की उपाधि भी दी जाती है, और अशोक को चंडाल भी कहा जाता है। अशोक को सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया? अपने टाइम पे जो कलिंग का जो वॉर था उन्होंने उसको जीता था। और दूसरी बात, इन्हें चंडाल की उपाधि इसलिए दी जाती है क्योंकि इन्होंने अपने, कहा जाता है कि भाई 99 भाइयों को मारकर अपने शासन गद्दी पर बैठे थे ये। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने इस को लगभग 321 ईसा पूर्व में शुरू किया, और इसके बाद में आप देखेंगे उन्होंने अपने साम्राज्य को धीरे धीरे और ऊंचाइयों तक और क्षेत्रों तक फैलाना शुरू किया। और पूर्व में अगर आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम में बलूचिस्तान, और उत्तर दिशा में हिमाचल से लेकर दक्षिण में जो है चित्रदुर्ग जिले तक फैल गया था। तो ये आप बेसिकली वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ये आखिर क्या? तो ये वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली आप सभी के लिए ये है कि भाई मौर्य साम्राज्य जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो हम पूर्व दिशा की बात करें तो बंगाल की खाड़ी, अगर हम पश्चिम दिशा की बात करें तो ये बलूचिस्तान, अगर हम उत्तर दिशा की बात करें तो ये हिमाचल, और हम अगर दक्षिण दिशा की बात करें तो ये चित्रदुर्ग तक फैला हुआ था। इसके साथ साथ आप सभी को ये याद रखना है कि ये माना जाता है कि उनके पास लगभग 6 लाख लोगों की सेना थी, और जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी, या इतने बड़े साम्राज्य को उस प्राचीन काल में वह स्थापित कर पाए। अब हम ये तो इंट्रो लिया था अब तक हमने, अब हम इसके मेन क्वेश्चन पर आते हैं। मौर्य साम्राज्य, जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मौर्य वंश की स्थापना के साथ साथ भारत में एक नई तरह की प्रशासनिक प्रणाली शुरू हुई, और इस नई प्रशासनिक प्रणाली को ही हम केंद्रीय शासन प्रणाली कहते हैं। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि मौर्य जो प्रशासन था वो बेसिकली क्या था? 16 महाजनपदाज में डिवाइड था, 16 महाजनपदों में विभाजित था। तो 16 महाजनपद जितने थे उन सब की अपनी एक बाकायदा राजधानी होती थी। उन राजधानियों को बाकायदा किले में घेरा जाता था, और साथ ही साथ में वहाँ पर वो प्रशासनिक केंद्र भी होते थे क्योंकि राजधानी थी। तो मौर्य प्रशासन की कुछ विशेषता जो कि निम्नलिखित थी। सबसे पहली बात देखेंगे आप कि जो मौर्य साम्राज्य के शासन में राजा जो है वो शासन के सबसे टॉप पे, शिखर पे होता था। और राजा के राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? कौटिल्य के द्वारा 7 अंग बताए गए हैं। उन सब 7 अंगों में सबसे ऊपर कौन होता था? राजा होता था। पूरी सत्ता का संचालन जो है राजा के द्वारा किया जाता था। और याद रखना है, उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराधियों को दंड देता था। राजा के क्या क्या कर्तव्य थे यहाँ पर बताया गया है कि राजा समाज में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखता था, अपराधियों को दंड देता था, शांति स्थापित करता था, और इसके साथ साथ वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो औरों के लिए एक आदर्श हो, यानी हर एक राजा की रिस्पेक्ट करें और हर कोई राजा जैसा ही बनना चाहे। इसके बाद में मंत्रीगण या फिर आमत्य, मेगास्थनीज के हमें पता चलता है कि सहायता के लिए एक मंत्री परिषद, यानी जो आज की कैबिनेट काउंसिल जैसे होती है वैसे होती थी, जो कि राजा के अधीन कार्यरत करती थी। सभी सदस्य अपने विवेक और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध होते थे। उनका चुनाव भी कौन से पद पे होगा ये उनकी विवेक या उनकी शारीरिक कौशल के आधार पे होता था।
यानी एक मंत्री को कौन सा पद मिलेगा, ये उनकी या तो बुद्धिमत्ता या फिर उनके कौशल या फिर उनकी जो प्रतिभा थी उसके हिसाब से ही किया जाता था। इनकी जो मंत्री वगैरह थे इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी, ये समय और आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा या कम होती रहती थी। आप सभी को ये याद रखना है, वो की जा सकती थी। इसके अलावा राजाओं जो है वो निरंकुश थे। राजा जो ज़्यादातर तो जो उन्होंने कह दिया वही फैसला सबको मानने होगा, सबको मानना भी पड़ता था। और क्या है कि भाई राजा की जो असीम शक्तियाँ थी उस पे अंकुश लगाया जाए, इसके लिए ये बात कही जाती थी और ये सलाह भी दी जाती थी कि भाई राजा के जो मंत्री होते थे वो राजा तरीके से कान नाक आँख होते थे। वो समाज में अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते थे, निगरानी रखते थे। ये आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में नगर प्रशासन, किसके बारे में बात हो रही है, नगर प्रशासन। तो पूरे नगर प्रशासन की व्यवस्था संभालने के लिए 30 सदस्यों वाली एक अलग से आयोग या एक कमेटी होती थी। और इस 30 सदस्य के अगर आप 30 सदस्यों को 5-5 के ग्रुप में डिवाइड करोगे तो टोटल कितने सदस्य हो जाएंगे, 6 सदस्य, 6 परिषद हो जाएंगी। तो टोटल 30 सदस्य थे और इनको 5-5 करके 6 भागों में 6 परिषदों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक परिषद का एक अलग कार्य होता था जो कि निम्नलिखित है। हमने नीचे उन सभी के कार्य भी बताए हैं। जैसे पहली परिषद जो होती थी इसका कार्य क्या होता था, इस परिषद का कार्य होता था कि जितने भी उद्योग है, जितनी भी फैक्ट्रीज है, उन सभी पे जितने भी शिल्पकार है उन सभी की देखरेख करना और सही सामग्री को उद्योगों में बढ़ावा देना, यानी चेकआउट भी करते रहना है कि शिल्पकार जो है वो भी जो भी उद्योगों में यूज कर रहे हैं वो सही तो है, उनकी गुणवत्ता सही तो है। सेकंड, दूसरी परिषद जो थी इसका कार्य होता था जितने भी विदेशी हैं उनकी देखभाल करना, उनकी सुरक्षा करना, क्योंकि विदेशियों की अगर हमने सुरक्षा नहीं करी तो हो सकता है कि उनके शासक हम पे आक्रमण कर दे। तीसरी चीज आप सभी को याद रखना है, तीसरा परिषद जो था इसका कार्य होता था कि जितने भी लोग जन्म हुए या उनकी मृत्यु हुई है, यानी एक तरीके से सेंसस या जनगणना इसका कार्य करता था, उसका ब्यौरा रखते थे कि कौन मर रहा है, कौन आ रहा है, कितनी संख्या बढ़ रही है, कितनी घट रही है। चौथी जो परिषद थी इसका जो कार्य था, इसका कार्य होता था कि जितने भी उत्पादन है, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जितनी भी वस्तु है उन सब की कीमत क्या रहेगी, उनकी कीमत निश्चित करना इनका, या मापतौल जो है उसकी देखरेख करना, ये क्या होता था, इनका कार्य होता था। पांचवी जो परिषद है, फिफ्थ परिषद है, इस परिषद का कार्य होता था कि विभिन्न तरह के बनाए गए जो वस्तु है उनकी जांच पड़ताल करना, यानी चेकआउट करना कि उसमें मिलावट तो नहीं है, कम तोला तो नहीं है ऐसा, या कालाबाजारी तो नहीं है, ये सारी चीज़ें। और जो छठी परिषद थी, इस परिषद का कार्य होता था कि साम्राज्य में बच गए सामानों पर, जो भी सामान में बेचे गए हैं साम्राज्य में, उन पे टैक्स इकट्ठा करना, ये इसका छठी परिषद का कार्य होता था। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की सेना लगभग हमने 6 लाख सेना देखा, तो मौर्य साम्राज्य की सेना बहुत बड़ी थी, जिस कारण से काफ़ी ज़्यादा जो थी कर की आवश्यकता पड़ती थी, राजस्व बहुत ज़्यादा चाहिए था क्योंकि इतने बड़ी सेना पे राजस्व खर्च किया जाता था। और यही रीज़न था कि मौर्य साम्राज्य उस प्राचीन काल में भी इतने बड़े क्षेत्र तक अपना विस्तार कर पाई, मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा बन पाई। अब सैनिकों की बात करें तो 4 प्रकार की सेना थी, हाथी सेना, रथ सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना। इसके साथ साथ नीचे बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो है, ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो ध्यान रखना आपको, कौटिल्य ने। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है और इन्हीं का नाम चाणक्य भी है। ये हमें बताता है कि दस्ता यानी 10 लोगों के समूह को या 10 लोगों के सैनिकों को कहा जाता था, कंपनी 100 लोगों के समूह को कहा जाता था, 1000 लोगों के जो सैनिक थे उनको बटालियन कहा जाता था, राजा इनका सबसे बड़ा सेनापति होता था। और राजा, ध्यान रखना है आप सभी को, इन सैनिकों को संभालने के लिए भी 30 सदस्यों की एक इन्होंने परिषद बना रखी थी, जिसे 5-5 के 6 भागों में विभाजित किया गया था। अब यहाँ पर देखो अगली चीज बताई गई है, गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का मतलब है खुफिया विभाग। कई अभिलेखों से पता चलता है कि मौर्य ने गुप्तचर अर्थात जासूस भी रखे हुए थे और उनकी भी कई श्रेणियां बनाई गई थी, जैसे उच्च स्तर की, मध्य स्तर की, निम्न स्तर की। और ये हर तरह की जानकारी राजाओं को दिया करते थे और ये जानकारी चाहे अच्छी हो या बुरी हो, चाहे वो कूटनीति से संबंधित हो या किसी से भी। इसके अलावा न्याय और नियम की बात करें तो न्याय करने के लिए ग्रामीण न्यायालय होती थी, यानी हर गांव में जैसे पंचायत होती है वैसे ग्रामीण न्यायालय थी। और ये 2 प्रकार की न्यायालय होती थी, कुछ छोटे मोटे मामलों को देखती थी तो वहीं कुछ खास संगीन अपराधों को भी देखती थी। इसके अलावा सबसे अंतिम फैसला अगर कोई है न्यायालय का, अगर उससे वो खुश नहीं है तो वो राजा के पास जा सकता था और राजा जो है अपने दरबार में वो पूरी की पूरी सभाएं या फिर आप
कोर्ट का एक तरीके से कह सकते हो कार्य किया करता था। इसके अलावा नियम की बात करें तो नियम बहुत सख्त थे, बहुत कठोर थे, क्योंकि ज़्यादातर जनता जो थी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए लिखित कानून नहीं था। कानून को याद के तौर पर रखा जाता था और झूठी गवाही देने पर शारीरिक अंग जो है काट दिए जाते थे। अपराधियों को बहुत कठोर दंड दिए जाते थे ताकि डर के मारे ही कोई क्या ना करे, अपराध ना करे। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन, जैसा कि ऊपर जिक्र हुआ कि प्रांतों में जिला होते थे और जिले के नीचे अगर हम बात करें तो तहसील, तहसील के नीचे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रामीण निकाय होते थे। उन ग्रामीण निकायों में अपनी अपनी खुद की पंचायत होती थी और वो पंचायत क्या करते थे, छोटे मोटे मामलों में फैसले लेते थे। और इसके अलावा इन पंचायतों के अंदर कई तरह के कर्मचारी होते थे। ये कर्मचारी क्या करते थे, ये राजुक कहलाते थे और ये बेसिकली टैक्स जो थे, है ना, राजस्व वसूलने का काम करते थे। आप सभी को याद रखना है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, जिन्हें काफ़ी स्वायत्ता प्रदान की गई थी। वह प्रतिरक्षा, अनुरक्षा और कृषि राजस्व भुगतान, भूमि जल अधिकार इत्यादि मामलों में खुद तय करते थे। इन सब मामलों पर वो खुद कानून बनाते थे। प्रांतीय प्रशासन में राजा ज़्यादातर क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों को, कुलीन वर्ग के या जो उनके सबसे निकट है ऐसे लोगों को संभालने के लिए प्रांतीय प्रशासन या फिर जो योग्य थे उन लोगों को प्रांतीय प्रशासन दिया जाता था। प्रांतीय प्रशासन के अंतर्गत भी कुछ अधिकार उनको दिए जाते थे और वो बेसिकली इसलिए किया गया था ताकि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, किसी एक शासक के ऊपर ही पूरी के पूरी बोझ जो है वो ना बन जाए। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अलग अलग केंद्र थे, जैसे पाटलिपुत्र जिसकी अगुवाई स्वयं राजा किया करता था, उत्तर पश्चिम में तक्षशिला था, पश्चिम में उज्जैन था, दक्षिण में स्वर्णगिरी था और पूर्व में तोसिली थे। तो ये कुछ केंद्र बना रखे थे जहाँ से प्रशासन किया करते थे। आप सभी को याद रखना है, हर एक प्रांत के अंदर एक क्या होता था, वायसराय होता था या फिर आप गवर्नर कह सकते हो, जो कि राजा के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ये ज़्यादातर आर्यपुत्र राजाओं के पुत्र या फिर राजा के कोई ना कोई घनिष्ठ रिश्तेदार हुआ करते थे। आप सभी को याद रखना है। तो ये इट्स ऑल अबाउट, ये सारा का सारा किसके बारे में था, मौर्य प्रशासन के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है और इस PDF को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।